नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम आर्यन यादव है और मैं आज एक हकीकत बेस पे एक कहानी सुनाने वाला हूँ। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आएगा ही, क्योंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग मिथिलेश कुमार और मिस्टर नटवरलाल। मिस्टर नटवरलाल के बारे में तो आप सभी सुने होंगे और इनकी कहानी जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते हैं तो समझ लीजिए कि मिस्टर नटवरलाल वो थे कि हिंदुस्तान का ताजमहल और लाल किला, ये सब जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, राष्ट्रपति भवन, संसद, ये सब उनके नाम पे है और वो कई बार इसको बेच चुके हैं। ऐसी मिस्टर नटवरलाल की कहानी है। मैं इसकी कहानी भी बता दूंगा कुछ दिन में, लेकिन आज मैं जो कहानी बताने वाला हूँ वो सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ठग किसको करते हैं और क्या है उसकी कहानी, उस पर आज मैं बताने वाला। और एक सच्ची कहानी है और मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत के बाद इधर उधर से रिसर्च करके, इंटरनेट के सहायता लेकर के, बहुत चीज़ों से इधर उधर से मैंने ये सब जानकारी इकट्ठा करके आपको बताने वाला हूँ। और एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है कि दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टर नटवरलाल कौन था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो एक्चुअली कहानी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक कहानी है उसका कोई फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं मिलता जिसके बारे में कहानी है। कि अभी तक इतना बड़ा ठग जिसका अभी तक कोई एग्जैक्ट एड्रेस यानी पता या फिर नाम, रियल नाम क्या है, आज तक पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि वो अपना नाम पता सब बदलता रहता था, लेकिन आज तक कोई पता नहीं कर पाया। ठीक है, और जो FBI में रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग में बता दें, लेकिन घटना सच्ची है। तो इतना बड़ा ठग होना और इस तरह से बड़ी बड़ी से करामात करना आसान बात नहीं है। ऐसा ठग जिसने सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा टावर, एफएल टावर को 2 बार बेच दिया हो, ऐसे ठग के बारे में हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो इस ठग के बारे में बताते हैं और FBI में नाम विक्टर रिकॉर्ड है। विक्टर, वैसे बताया जाता है कि इसके टोटल 47 नाम थे, 47 नाम, और जहाँ भी कोई करामात करता था तो कोई ना कोई नाम चेंज करता था। तो टोटल 47 नाम है। और FBI में जो रिकॉर्ड है, जब इसको पकड़ा गया तो इसमें विक्टर नाम से जाना जाता, तो मेनली विक्टर जानते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो ठग है वो विक्टर है। 5 भाषाएं इसको अच्छे से आती है, 5 भाषाओं में एकदम निपुण। और बताया जाता है कि सन 1889 में, मतलब 1889 में इसका बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया हंगरी में। जो FBI में रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बट कोई एग्जैक्ट FBI वाले भी कोई एग्जैक्ट नहीं बताया, जो पकड़े, जो पता चला वो बताया गया। और विक्टर का बचपन से ही दिमाग बहुत तेज था। वो माइंड बड़े शातिर माइंड का था और उसको लोगों से बात करना उसे बहुत पसंद था। वो लोगों से बहुत बात करता था और बात करते करते मतलब वो उसका इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि वह माइंड रीडिंग कर लेता था। मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, इस तरह से उसकी थोड़ी पकड़ बन गई थी। तो इंसान वह बहुत अच्छे से पहचानता था कि कौन इंसान कैसा है, क्या नहीं है। उसके बाद वो छोटा मोटा काम धाम करता था, ऐसे लाइफ चलाता था। और लाइफ में उसके इतनी उठा पटक चला, लाइफ में इतना, मतलब जैसे नॉर्मली सबके लाइफ में चलता है, इतना स्ट्रगल आया। तो इसके दिमाग में
ये विचार आया कि छोटे मोटे से कुछ नहीं होगा, थोड़े मोड़े पैसे से कुछ नहीं होता, क्यों ना कुछ बड़ा काम करे और ज़्यादा पैसा कमाए, कुछ ऐसा करे। इसके मन में लालच आ गया कि थोड़ा बहुत पैसा से कुछ नहीं होने वाला है, हमें कमाना तो करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए के वो सपने देखने लगा। और इस तरह से उसने दिमाग में उसके एक खुरापात उठा। तो सबसे पहले इसने जो कांड किया, बताया जाता है कि वह सबसे पहले एक मशीन बनाया, नोट छापने की मशीन। नोट छापने की मशीन यूँ बनाया कि रियल में कोई मशीन बनाया नहीं, वह एक टीन जैसा बॉक्स बनाया और बॉक्स बना करके लोगों के बीच में जाता था और उसके बारे में डेमो देता था, बताता था कि यह एक नोट छापने वाली मशीन है और इसमें अगर आप पैसे डालते हो तो पैसा डबल निकलता है, ऐसा बताया। तो करता क्या था कि खूब अच्छे से सूट बूट पहन करके, खूब अच्छे से सज करके, महंगे कपड़े पहन करके, खूब चश्मा वश्मा लगा करके एकदम मस्त से बॉक्स लेकर के जाता था, जहाँ पे शिप वगैरह पे जाता था, जहाँ पे 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, हफ्ते भर का ट्रेवलिंग होता था, ऐसे जगह पे जाता। जब और लोगों से मिलता जुलता था, बड़े बड़े लोग शिप पे आते थे तो लोगों से मिलता जुलता था, लोगों से बातें करता था, तो उसकी बातें में लोग फंसते थे, धीरे धीरे उनसे क्लोज होता था, रिलेशन बनाता था। जब उसको लगता था कि अब किनारा जो उतरना है, उतरने के लिए 6-7 घंटे बस रह गया है, तो उस टाइम वो अपना गेम खेलता था। उसी टाइम वो बताता था कि मेरे पास, दोस्ती यारी बना लेता था, फिर बताता था कि मेरे पास एक ऐसी मशीन है, जो ऐसे मशीन मेरे पास बहुत सारे हैं, जिसमें अगर आप $100 डालोगे तो $200 निकलेगा। और लोग बड़ा आश्चर्य होते थे, बोलता था कि हाँ ये हकीकत है, ऐसा मशीन बनाया है। और लोगों को निकाल करके बॉक्स लोगों को दिखाता था और पैसे डालता था उसमें, और डाल करके एक सादा पेपर उसमें डालता था और थोड़े टाइम में और डबल निकलता था। फिर वो तो लोग बड़ा आश्चर्य हो जाते थे। फिर वो बोला कि आप थोड़े घंटे, जो कंटिन्यू प्रोसेस नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेता है। वो लोगों को बेवकूफ़ इस तरह बनाया कि थोड़ा टाइम लेता है, थोड़े टाइम बाद, मतलब कौन सा 3-4 घंटे बाद आप इसमें डालोगे तो फिर डबल निकलेगा। आप कंटिन्यू एक ही बार में आप पैसे डालो, उसका डबल निकलेगा। ऐसे लोगों को थोड़ा डबल करके 1-2 बार डेमो दिया। उसके बाद लोगों को बोला कि हमारे पास ऐसे और भी मशीनें हैं, और फिर बोली लगाता था। तो बोली उसका कम से कम $10,000 से $30,000 तक बोली लगती थी। कम से कम मान के चलो कि $30,000 2 करोड़ के ऊपर। तो ऐसे ही वो मशीन बेच देता था, बोली लगता था, जिसकी ज़्यादा बोली लगती थी मशीन बेच देता था। उसके बाद और डेमो दिखाने के बाद वो 5-6 घंटे का उसको टाइम रहता था, वहाँ से रवाना हो जाता था कहीं और। ऐसा करके उन्हें उसने बहुत मशीन बेची, फिर 2-4 दिन बेचता था, फिर दूसरी जगह जाता था। और जब लोगों को पता चलता था कि ऐसा कुछ है नहीं, उसने बेवकूफ़ बनाया, तो अब शर्मवश या नाम खराब होगा, लोग हंसेंगे, ऐसा करके कोई एक्शन नहीं लेता था, लोग वैसे चुप हो जाते थे। तो फिर वह दूसरी जगह ऐसा काम करता था। वह करता कैसे था एक्चुअली, वह ये बेवकूफ़ कैसे बनाता था, जो उसका पूरा जो मशीन जिसको बताता था पैसे का, उस बॉक्स का खर्चा शायद $1 हो। वह टीन का बॉक्स बनाया था, उसमें ऑलरेडी पहले से पैसे रख देता था और केमिकल वेमिकल इधर उधर से डाल करके, केमिकल वेमिकल का लोचा बताता था कि केमिकल प्रोसेस करने में थोड़ा 5-6 घंटे लगता है, फिर डबल होता है। फिर जब वो ऐसा वो सेटअप किया था कि जब वो पैसे डालता था तो जो ऑलरेडी पहले से पैसा डाला रहता था, वही पैसा डबल होकर के निकलता था। तो बताता था कि ये जो मशीन है इतने $, ही बना सकती है, तो इतने $, का नोट डालोगे तो उसका डबल निकलेगा। इस तरह से वो पहले से ही सब कुछ करके रखा था। जब लोग घर पे जाते थे और थोड़ा टाइम तो निकालते थे, जब उसका पैसा, उसमें का पैसा खत्म हो जाता था तो पता चलता था पैसा निकल ही नहीं रहा है। तब लोगों को समझ में आता था इसने तो बेवकूफ़ बनाया। तो इस तरह से वह बहुत सारी मशीनें बेचा।
जब मशीनें बेचते बेचते वो थोड़ा थक गया तो उसको लगा यार अब फंस सकते हैं बहुत लोगों को, मैंने ऐसा बेवकूफ़ बनाया। तो उसके दिमाग में है कि कुछ अलग कुछ बड़ा करें, ये मशीन वशीन यार छोटा हो गया उसके लिए। तो वह 1912 में मतलब 1912 में वो पेरिस पहुंचता है। तो पेरिस जब पहुंचा है तो एक छोटे से होटल में वो रुकता है। छोटे से होटल में ठहरा और वहाँ चाय पिया, वहाँ पे रूम बुक कराया, वहाँ पे ठहरा, 1-2 दिन रहा। उसके बाद वह चाय पी रहा था और एक पेपर पढ़ रहा था और पेपर में न्यूज आया था कि एफिल टावर में जंग लग गया है, तो इसको मेंटेनेंस करवाना है और मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। तो लोगों का ऐसा मानना था कि लोगों के पैसे बर्बाद जाते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है, एफिल टावर का कोई मतलब नहीं है और हमेशा इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका कोई मतलब नहीं, हमेशा मेंटेनेंस कराओ और पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसको गिरा दिया जाए, ऐसा लोगों का ओपिनियन था कि अभी बहुत ज़्यादा खर्चीला हो गया है और आम पब्लिक का टैक्स का पैसा उसमें जाता है, तो इसको गिरा दिया जाए, कोई मतलब नहीं मेंटेनेंस कराने का। ये न्यूज़ ऐसा पेपर में आया था और जो पेपर पढ़ा तो ऐसा लगा कि उसके हाथ में तो पूरे हीरे लग गए, ऐसा उसको महसूस हुआ और यहीं से उसका एक बड़ा खुरापात चालू हो गया। वह सबसे पहले पेरिस के सबसे महंगा होटल वहाँ का बुक कराया और सब महंगी गाड़ी लिया, महंगे कपड़े, अच्छे से चश्मे उसमें लगा के बढ़िया सा होटल में रुका और उसके बाद इसने पता कराया कि उस एरिया में सबसे बड़ा कबाड़ का धंधा करने वाला, क्योंकि भाई एफएल टावर टूटेगा तो कबाड़ियों को बेचा जाएगा, तो सबसे बड़े लेवल के कबाड़ का बिजनेस कौन कौन करता है। खूब इसके बारे में इंक्वायरी निकाला, एफएल टावर के पास जाता था, पूरा सर्वे जैसा करता था, घूमता था, देखता था कि कैसे इसको तोड़ना है, कैसे क्या करना है, सब पूरा जानकारी इकट्ठा करता था। उसके बाद वो गया और पता किया, सबका लिस्ट बनाया और लिस्ट बना के होटल में रुका और सबको इनवाइट कर दिया। इनवाइट उसने इस तरह किया कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिनिस्टर आया हुआ है और इस होटल में रुका है और इस होटल में उनसे मिलना है, मिलने के लिए बुला रहे हैं। उसका दिमाग देखो। तो हुआ कि भाई मिनिस्टर कोई बुलाए और गवर्नमेंट का आदमी बुलाए और जाए ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर कोई आया वहाँ पे। फिर उसके बाद ये सबको बिठाया, चाय नाश्ता सब लोग किए। उसके बाद ये बाहर आया। तो अपने आप को विक्टर ने अपने आप को फ्रांस गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर बताया और टेलीग्राफ एंड पोस्ट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बताया कि मैं इस फ्रांस गवर्नमेंट से टेलीग्राफ एंड पोस्ट का मैं मिनिस्टर हूँ, इस डिपार्टमेंट का मैं मिनिस्टर हूँ और आप लोग कुछ दिन पहले पेपर पढ़े ही होंगे। ऐसा है कि जो ये एफएल टावर है बहुत खर्चीला, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आया, तो गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि इसको गिरा दिया जाए और गिराने के बाद जो ये सब होता है कि आप लोग में किसी को दे दिया जाए और इसके जो वैल्यू निकलते हैं, पैसे निकलते हैं, वो गवर्नमेंट को जाएगा। तो टोटल एफएल टावर में जो लोहे लगे थे, आयरन लगा था, टोटल 7000 टन आयरन था। तो 7000 टन आयरन किसको जाएगा, कौन लेना चाहता है, इसके लिए हम मीटिंग बुलाए। तो लोगों को कोई क्वेश्चन किया नहीं, गवर्नमेंट का आदमी भाई ऐसा सच में पेपर में आया था, तो हो सकता है ऐसा डिसाइड हुआ हो। लोगों से बात किया, उसके बाद और बात करने के बाद लोग आपस में डिसाइड किए, लोगों को टाइम दिया कि चलो आप एक काम करो कि सब लोग 1 बाय 1 चल करके चलो सर्वे भी कर लो, कैसे गिराना है, कैसे क्या करना है। और जब भी वह बात करता था ना, तो लोगों को ऑब्जर्व करता था कि इसमें सबसे आसानी से और इजीली कौन बेवकूफ़ बन सकता है, तो ऐसे को ही वो पकड़ता था।
तो सबको बात किया और सबको 1 बाय 1 करके वहाँ पे ले गया, दिखाया। तो उसने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि उसमें एक जो एंड्रे पॉइसन नाम का एक बंदा है जो मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और उसको है कि मतलब ज़्यादा रिप्लाई दे रहा है, उसको है कि उसको ही मिल जाए, ऐसा एक्साइटमेंट उसके अंदर है। तो उसको एकदम लास्ट मिलेगा, सबको एक 1 बाय 1 करके ले जाता था, सबको दिखाता था और उसके बाद बात करता था रास्ते में, फिर वो लोग अपने यहाँ चले जाते थे। जो लास्ट में था उसने लास्ट में एंड्रे पॉइसन को ले गया और रास्ते में वो बात किया। तो उसने सबको दिखाया और बात किया। तो उसने ये बात किया कि देखो, तुम एक अच्छे आदमी हो और बढ़िया आदमी हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये डील तुम्हें मिले। उसको बोला कि मैं चाहता हूँ कि ये डील तुम्हें ही मिले, तो ऐसा करो कि कुछ अगर तुम करो, मतलब रिश्वत की बात कर रहा था कि अगर तुम कुछ कर सकते हो मेरा हेल्प, तो मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ। एक्चुअली हम डिपार्टमेंट पे तो हमारा पोस्ट तो है, हम तो है इस तरह से, लेकिन हमारी सैलरी कुछ खास है नहीं, तो हर कोई चाहता है कि उसको 4 पैसे मिले। तो अगर तुम मेरा कुछ हेल्प कर सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ देखता हूँ और ये डील तुम्हें ही मिलेगा। ऐसा उसको बेवकूफ़ से और उसने डन किया। उसके बाद डन करने के बाद वह रिश्वत के नाम पे उसको $20,000 दिया एंड्रे पॉइसन ने। उसके बाद $50,000 और दिया कि उसके नाम की गोली लगे, मतलब टोटल $70,000 को ले लिया। और $70,000 लेने के बाद वह शहर छोड़ के चला गया। अब वो शहर छोड़ के तो यहाँ से चला गया और बाद में पता चला कि एंड्रे पॉइसन तो बेवकूफ बन गया। एंड्रे पॉइसन को लगा कि अब बात होगा, अब डील होगा, ये होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। शहर छोड़ के भाग गया। तो उसको दिमाग में उसको आया कि अभी तो कर दिया है, तो कल सुबह के पेपर में सबसे ऊपर मेरा ही नाम होगा, ये सब सारा छपेगा, उसका वेट करने लगा। अगले दिन देखा कि पेपर में कुछ नहीं आया और अगले दिन क्या, 10 दिन तक उसने इंतजार किया कि ये मैटर उठेगा ही, लेकिन 10 दिन तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसको ये चीज़ समझ में आई कि हो सकता हो कि उसको ऐसा फील हुआ हो कि लोग हंसेंगे कि मैं बेवकूफ़ बना, और उसके बाद वो भी चीज़ों में फंसेगा कि तुम एफिल टावर खरीदने चले गए थे, अभी एफिल टावर इतना बड़ी चीज़ के लिए तुम कैसे मान सकते हो। तो उसको ऐसा लगा कि वो बेवकूफ़ बन गया है, लोग हंसे ना, हाँ, उसका इंसल्ट ना हो, इसके वजह से उसने मैटर नहीं उठाया। और बात यही भी थी, बाद में उसने एंड्रे पॉइसन की बात कबूली भी की, वो इसकी वजह से उसने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं किया। 10, 12, 15 दिन जब बीत गया, उसके बाद लगा कि अभी एक्शन कोई नहीं लिया, कुछ नहीं होने वाला है, बातें आगे नहीं बढ़ी, तो फिर वो आया, फिर से वही काम किया। फिर से उसने दूसरे जगह अपना डेरा बनाया, दूसरे लोगों को ऐसे पकड़ा और 2 बार इस तरह से उसने एफिल टावर के नाम पे पैसा उठाया और पैसा उठा करके वहां से भाग गया। जब 10 दिन बाद वो जब एडवांस ले लेता है, सब पैसे ले लेता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि जब वो एडवांस ले लेता है तो उसमें से एक पर्सन को थोड़ा डाउट होता है, उसको लगता है यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसको डाउट होता है, तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। और पुलिस को इन्फॉर्म करता है, उससे पहले पैसे वैसे ले लिया था और उधर वेटिंग रूम में सबको इस तरह से बैठाता है और धीरे से वो यहाँ से निकल जाता है और वह अमेरिका भाग जाता है, यहाँ से अमेरिका निकल जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे इसके बारे में पता चलता है और पुलिस उसको खोजने में लग जाती है। अमेरिका पहुंच जाता है, फिर वही अपना नोट वाली मशीन का काम फिर से वहीं पे चालू कर देता है। एफिल टावर बेचने के बाद फिर से वो अपने पुराने धंधे में वापस आ जाता है, फिर से वही नोट बनाने की मशीन बनाना, बेचना, बेवकूफ़ बनाना, फिर वो करना चालू कर देता है। उसके बाद वो उसका प्रॉब्लम तब होता है जो एक टेक्सास के पुलिस को
पुलिस ऑफिसर को वो एक मशीन भेज देता है, बड़े बड़े ऑफिसर को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को वो मशीन बेचता है। तो बाद में इसका बहुत चर्चा होने लगता है। जब वो पुलिस ऑफिसर को बेचता है तो पुलिस ऑफिसर को समझ जाता है कि बेवकूफ़ बना रहा है, तो वो एक्शन लेता है। इसकी खोज थोड़ी जारी हो जाती है, बहुत हंगामा हो जाता है कि कोई ऐसा बेवकूफ़ बना। धीरे धीरे लोग सामने आते हैं कि इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और लोग इस तरह से बेवकूफ़ बनते हैं। मैटर बढ़ जाता है, उसको भी बात समझ में आ जाती है, तो उसको ये डर आ जाता है कि अब वो पकड़ा जाएगा। तो बाद में वह दिमाग ये लगाता है कि अमेरिका में यहाँ पे शिकागो में रहता है कि शिकागो में ऐसा कौन बंदा है जो उसको बचा सकता है। तो पता लगाता है तो पता चलता है एल कपोने नाम का एक भाई है, भाई मतलब डॉन है, जो सबसे बड़ा है। उसकी तूती बोलती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम भी हो, लोग अगर उसका नाम ले लेते हैं तो लोग डर जाते हैं। तो उसको लगा कि अगर मैं इसके साथ हो जाऊं तो शायद मैं बच सकता हूं। तो दिमाग लगाता है, फिर सोचता है कि क्यों न मैं इसका साथ हो जाऊं और मैं बच जाऊं। वह क्या करता है कि वह एल कपोने के पास जाता है और वहाँ पे वो बात करता है कि मैं आपके पास कुछ लोन के तौर पे पैसे लेने आया हूँ और मुझे $50,000 की ज़रूरत है। अगर आप मुझे $50,000 देते हैं तो मैं फाइनेंस करूँगा और मैं पैसे लगाऊंगा और जो प्रॉफिट होगा उसमें मैं आपका पैसा भी रिटर्न कर दूंगा और उसके साथ में आपको कुछ शेयर भी दूंगा। तो मेरा ये है। तो उस टाइम उसकी इतनी तूती बोलती थी, एल कपोने का इतना नाम था कि कोई हिम्मत नहीं करता था कि उसके अपोजिट जाए। ये तो सामने आकर के बात कर रहा है, तो उसको डर कोई नहीं था कि उसका पैसा दे देगा। ये एग्री कर गया कि चलो ठीक है, मैं देता हूँ, जो भी होगा। बोला ऑनेस्टली मैं जो भी प्रॉफिट होगा मैं ला के दूंगा। ऐसा करके उसको $50,000 दे देता है। वह क्या करता है, $50,000 ले जाकर को घर पे रख देता है। घर पे रख करके 2 महीने वेट करता है। 2 महीने के बाद वो वही $50,000 ले करके बैग में भर करके उसके पास वापस जाता है और बोलता है कि सर एक्चुअली जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था वो बिजनेस डूब गया और बड़े मुश्किल से जैसे तैसे करके मैं आपके जो पैसे हैं वो मैं इकट्ठा करके लाया और मैं आपका जितने भी पैसे थे, कुछ प्रॉफिट तो नहीं, मैं तो पूरा लॉस में गया, लेकिन आपका पैसा मैं किसी भी तरह से सब कुछ बेच बाच के किसी तरह से आपका जितना पैसा मैं लिया था उतना मैं वापस ले आया हूँ। एल कपोने जब ये बात सुनता है तो उसको बड़ी खुशी होती है। उसे लगता है कि यार बड़ा ईमानदार आदमी है ये, तो मतलब कि डूबने के बाद भी भागा नहीं है, वो पैसा ला करके मेरा जैसे तैसे दे रहा है। तो उसको एक विश्वास बन जाता है, वो उसका पीठ थपथपाता है, बोलता है तुम बहुत ईमानदार आदमी हो। $5,000 निकाल के उसको दे देता है। बताया जाता है कि पूरा पैसा रिटर्न कर देता है, लेकिन कुछ ऐसा इंक्वायरी मिला कि $5,000 उसको दे देता है कि ये ले तुम्हारी ईमानदारी के लिए और आज से तू मेरा दोस्त है, सबसे ईमानदार दोस्त है। वो यही चाहता था और वो उसके अंडर में रहने लगता है। जब उसके अंडर में रहता है तो उसके अंडर में वो अच्छे से अपनी हाथ की सफाई करता है, अच्छे से वह उसका यूज़ करता है और जब भी कोई छोटा मोटा कोई भी मैटर होता था, कुछ प्रॉब्लम होता था, उसके नाम से बच जाता था। तो पूरे उसको एक सेफ हो गया था, पूरी तरह से वो सेफ हो गया था, वो कहीं फंसता नहीं था, उसका नाम पे वो बच जाता था। इस तरह से वो अपना फिर से धंधा चालू कर दिया था। लेकिन पता चलता है कि एक बार वो किसी से मिलता है, किसी दूसरे फ्रेंड से, और उस तरह उसको लगता है कि क्यों ना हम नकली मशीन के जगह नकली नोटों का बिजनेस करें। तो वो नकली नोटों का बिजनेस करने लगा, फिर वो नकली नोटें बनाने लगे। और एक टाइम ऐसा हो गया था अमेरिका में कि जितने असली नोट नहीं थे उससे कहीं ज़्यादा नकली नोट हो गए थे, सिर्फ विक्टर की वजह से। इतना ज़्यादा उसने नोट का हेर फेर करने लगा कि ओरिजिनल नोट से, अमेरिका में जितने ओरिजिनल नोट नहीं थे उससे ज़्यादा नकली नोट हो गए थे।
तो बाद में नकली नोट बाद में पकड़ाए जाते, कहाँ से आया, कैसे आया, तो इसकी इंक्वायरी बहुत तेज हो जाती है। जब इंक्वायरी तेज हो जाती है तो छापेमारी यहाँ वहाँ आना जाना सब चालू हो जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब हुआ, लोग ढूंढते लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता था। रीजन यह था कि वो अपना फेस बदलता था, नाम बदलता था, पता बदलता था, सब कुछ अपना बदल करके रखता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब हुआ जब इसने अपनी गर्लफ्रेंड बनाई। तो गर्लफ्रेंड सब कुछ जानती थी और गर्लफ्रेंड को ये डाउट हुआ है कि उसकी जो फ्रेंड है वो उसको मतलब पसंद करता है, तो उसके दिमाग में चला गया कि वो उसको पसंद करता है और गर्लफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कम चाहता है, कम प्यार करता है। उसको लगा कि उसकी फ्रेंड की तरह वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो इस चीज़ को लेकर के वो गुस्से में FBI वाले को फोन कर रहे थे। बोलते कि आप जिस विक्टर को आप ढूंढ रहे हो, जिसको आप ढूंढ रहे हो, जो सब करामात कर रहा है, उसको मैं जानती हूँ, यह इस जगह पे है, आप आ जाओ। फिर FBI वाले आते हैं और आकर के छापा मारते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और वहाँ पे वो पहली बार उसको देखते हैं। उसके गर्लफ्रेंड का नाम बिली बताया जाता था, बिली गर्लफ्रेंड का नाम था, उसकी वजह से फंसा और पहली बार वो पकड़ा गया। पहली बार उसको उसका फेस देखे। बाद में उसको ले जाकर के FBI का जो कोर्ट था, FBI हाई कोर्ट था, उसको 3rd फ्लोर पे रखा गया। 3rd फ्लोर पे रखा गया और FBI पे वहाँ पे देखा कि काम चल रहा है और कि उसका अगले दिन होगा, कोर्ट में उसको पेशी है। तो उसने क्या देखा, 24 घंटे के अंदर में इसने दिमाग लगाया, वहाँ देखा कि FBI की बिल्डिंग का सफाई का काम चल रहा है और कोई बंदा है जो ऊपर जा रहा है कांच साफ करते करते, फिर 3rd फ्लोर, 3rd सेकेंड, सेकेंड से फर्स्ट से ग्राउंड फ्लोर पे आता है और ग्राउंड फ्लोर से आते ही वो FBI के मेन गेट से सैकड़ों लोगों के बीच से वो बंदा फिर निकल जाता है। यह कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही था। उसने क्या किया, 24 घंटे के अंदर में सफाई कर्मी से मतलब किसी तरह से बात किया, उसको उलझाया, पैसों में उसको लालच दिया, लालच देकर उसको अपना फ्रेंड जैसा बना लिया और करके उसको पैसे की लालच दे करके वह सफाई कर्मी का जो ड्रेस होता है सब मंगाया, टोपी वगैरह सब सारा चीज़ मंगाया, बाल्टी वगैरह सफाई करने का, और उसके जगह पे वह सफाई करने चला गया। और ऐसे ही वो सफाई कर रहा है, सैकड़ों लोग देख रहे हैं कि इसका साफ सफाई चल रहा है, लेकिन कोई इसको पकड़ नहीं पाता है। फिर वह ऊपर से 3rd फ्लोर, 3rd सेकेंड, सेकेंड से फर्स्ट, फर्स्ट से ग्राउंड फ्लोर और मेन गेट से होते हुए सैकड़ों लोगों के बीच में, अधिकारियों के बीच में से निकल जाता है, भाग जाता है, तो कोई पकड़ नहीं पाता है। भागने के बाद लोग उसका फेस जान गए थे, रियलिटी क्या है। उसके बाद बहुत ज़्यादा FBI एक्टिव हो जाती है, पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। बाद में वह 27 दिन के बाद वो फिर से पकड़ा जाता है, दोबारा वो 27 दिन बाद पकड़ा जाता है। फिर उसको बहुत केयर किया जाता है, क्योंकि FBI पे आ गई थी कि पकड़ने के बाद भी कैसे भाग गया, तो FBI पे क्वेश्चन उठ रहा था, तो कोई ताकत लगा देते हैं, उसको 27 दिन में अरेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसको कोर्ट में पेशी की जाती है और 20 साल की सज़ा होती है। 20 साल की सज़ा वो पूरा काट नहीं पाता है, किसी बीमारी की वजह से वह जेल में ही दम तोड़ देता है और विक्टर मर गया। इतना उसने कांड करके गया, इतना ठगी किया, फिर भी आज तक कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, हकीकत में। और न तो कोई उसका ओरिजिनल नाम क्या था, कोई लस्टिन बताता था, कोई चार्ल्स बताता था, कोई कुछ बताता था, लेकिन एग्जैक्ट में जो FBI में नाम रिकॉर्ड जब वो पकड़ा गया वो विक्टर नाम से था और बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में, हंगरी में उसका जन्म हुआ है, ये चीज़ रिकॉर्ड है, बट रियलिटी पूरा नहीं, उसको आज तक पता नहीं चला, इतना बड़ा वो ठग। आई होप कि आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत करके इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करके आप लोग बताया। अगर इसमें कुछ आपको सही जानकारी हो तो कमेंट करना, गलती तो माफ़ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत। और ऐसे ही कहानी